हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा ताम्रकार। वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान IAS एकेडमी। आज हम आपका जो PSC मेंस का पेपर था 2024 का, है ना, उसका इंग्लिश पेपर जो सेकंड था, आपका लैंग्वेज का पेपर सेकंड था इंग्लिश, उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखने वाले किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं, है ना। आपके एग्जैक्ट आंसर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सभी का अपना इंटेलेक्चुअल लेवल रहता है, सभी ने अपना आंसर अपने अपने तरीके से दिया होगा, और यहाँ से जब हम आंसर देखेंगे वो एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। चलिए इस पर काम करते हैं और समय न गवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन था आपको पैराजंबल का। पैराजंबल दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन SSC है, रेलवे, बैंकिंग, इन सब में आते हैं। पूछा जाता है ना, कि सेंटेंस को रीअरेंज करके आपको बताना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है भाई। अब मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले तो देखिए दिया क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। द ऑफ यूथ ग्रोइंग ग्रेट, द क्राइम ऑफ कंसर्न ग्रेट मैटर अमंग इज अ टुडे। अब इसको पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है, बोला जा रहा है कि यूथ के जो कंसर्न है वर्तमान समय में, किस चीज़ के लिए यूथ का जो चिंता का विषय है वो क्या है, इसके बारे में दिया गया है। इसको हिंदी में पहले चेंज कर लीजिए, है ना। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में यूथ के लिए सबसे चिंता का विषय क्या है, कि क्राइम जो है बढ़ रहा है। अब इसका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे करना है, अरेंज करके देखिए, हो जाएगा द ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न अमंग यू टुडे इज द ग्रोइंग रेट ऑफ क्राइम, है ना। वर्तमान में आज के समय में जो क्राइम का जो बढ़ता जा रहा है ना, क्राइम जो बढ़ता जा रहा है वो आज के समय के लिए यूथ के लिए चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट बोला गया है ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज द बर्ड लाइफ माइग्रेशन ऑफ इज वन ऑफ। अब इसको भी आप हिंदी में चेंज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है भाई कि बर्ड्स के लिए ना सबसे ज़्यादा जो रहस्यमय चीज़ क्या होता है, माइग्रेशन उनका, और इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करके लिखना है भाई। देखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड लाइफ इज द माइग्रेशन। बर्ड्स के जीवन का सबसे बड़ा जो मिस्ट्री है, रहस्य है, वही है उनका माइग्रेशन। माइग्रेशन ही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, है ना। बोला जा रहा है इन सेंटेंस को क्या करना है, आपको करेक्शन, जो जो करेक्शन आपको लग रहे हैं वो ऐड करके या रिमूव करके आपको क्या करना है, इसको करेक्ट वे पे नोट डाउन करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली सिंस लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया आपको हिंट, एक क्या, सिंस आ गया है भाई। सिंस आ गया है मतलब ये क्या है, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स यहाँ पे हमको देखना इट इज रेनिंग, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वेरी हैवीली सिंस लास्ट नाइट, कल रात से क्या हो रही, तेज बारिश हो रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मतलब यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। या ये हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना, इट हैज़ बीन रेनिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैज़ बीन। इट हैज़ बीन रेनिंग, वर्ब का ING फॉर्म वेरी हैवीली सिंस लास्ट नाइट, टाइम दे दिया है मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली सी हैजंट हेडेक, है ना। बोला जा रहा है सामान्यतः उसे सिर दर्द नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा। जनरली सी डजंट हैव हेडेक, सामान्यतः उसे सिर दर्द नहीं रहता है, ठीक है, ये सही बन जाएगा। आइदर द कैट और द डॉग हैव बोथ हैव बीन देयर, या तो कैट या तो डॉग, तो या तो कैट या तो डॉग, आइदर और वाली बात आ गई, और दोनों में से कोई एक था, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, वहाँ यूज हो जाएगा आपका हैज, है ना। आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज ही हैज सेव्ड हार्ड एंड नाउ ही हैज लिटिल मनी, उसने कड़ी मेहनत करके क्या की, है ना, पैसे कमाए। ही हैज सेव्ड हार्ड, उसने पैसे जो है बचाए, ठीक है, कड़ी मेहनत करके पैसे बचाए। नाउ ही हैड लिटिल मनी, अब लिटिल होता है, देखो एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है भाई द लिटिल, है ना। लिटिल, लिटिल के पास कुछ नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव के साथ जाता है, मतलब ये नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल जो होता है, नकारात्मक बोल सकते हैं, या ना के बराबर। जब कोई चीज़ आपके पास ना के बराबर हो तब हम लिटिल यूज़ करते हैं। अब उसने कड़ी मेहनत की है तो थोड़े तो पैसे होंगे, पैसे, देखो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जब लिटिल हो जाए तो एकदम थोड़ा, ना के बराबर, अ लिटिल हो जाए
अ लिटिल हो जाए मतलब थोड़ा बहुत है, कम है लेकिन थोड़ा बहुत है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं इसे। और द लिटिल मतलब जो बचा है, सब कुछ के लिए बात करते हैं। ही हैज सेव्ड हार्ड एंड नाउ ही हैज अ लिटिल मनी, थोड़े तो पैसे होंगे ना, उसने अच्छे से मेहनत करके बचाए हैं तो थोड़े तो पैसे होंगे। अ लिटिल मनी ना कि लिटिल मनी, न लिटिल हो जाता मतलब ना के बराबर पैसे बचाए हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा आपका अ लिटिल मनी, थोड़े पैसे हैं उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको क्या दिए गए हैं, वर्ब दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है राइट और यहाँ पे दिया है प्रिपेयर। ठीक है, यहाँ ये जो है ना, ये कहलाता है भाई आपका पैरेलल एक्शन, है ना, ये मैंने क्लास में भी करवाया, ये कहलाता है पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन वो होता है जब दो काम साथ में पास्ट में हो रहा था, एक साथ हो रहा था। जैसे देखो, ट्रेन की दो पटरियां रहती, एक साथ चलती है, यदि साथ में चल रही थी, दोनों काम साथ में चल रहा था, हो रहा था, तो वहां पे हमेशा क्या यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, वाज वर्ब के साथ आईएनजी। लेकिन दो काम साथ में चल रहा था, एक काम को दूसरे काम ने इंटरप्ट कर दिया, एक पटरी को दूसरे पटरी ने काट दिया भाई। तो जब एक काम को दूसरे काम ने इंटरप्ट कर दिया, वहां पे जो इंटरप्ट करने वाला सेंटेंस जो बनता है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। देखो, आई वॉज राइटिंग, ये क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग हो जाएगा ये। आई वॉज राइटिंग, है ना, अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। वेन ही केम टू माई हाउस, यहीं से पहचान जाना है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। और यदि पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक सेंटेंस मिल गया, है ना, आपको एक सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का मिल गया, मतलब एक जो सेंटेंस किस में रहेगा, आपका आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा भाई। एक काम जो चल रहा है और दूसरा काम जिसने इंटरप्ट किया, जो चल रहा है उसमें क्या हो जाए, चल रहा था, है ना, जो काम चल रहा था उसमें आईएनजी फॉर्म, और जिसने इंटरप्ट किया वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में चल जाएगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आया तब मैं लिख रहा था। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसी से पता चल जा रहा है। द टीचर असेस द प्रोजेक्ट विच आई, है ना, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर यहाँ से देख लेंगे आप लोग। द टीचर असेस द प्रोजेक्ट्स विच आई प्रिपेयर, है ना, द टीचर असेस्ड, टीचर ने असेस किया, है ना, टीचर ने असेस किया, लेकिन बाद में असेस किया भाई, है ना। तो जो बाद में होती है ना क्रिया, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम पहले हो गया ना उसके लिए हम लगा लेते हैं पास्ट परफेक्ट। देखो क्या हो जाएगा, द टीचर असेस द प्रोजेक्ट विच आई हैड प्रिपेयर्ड, है ना, टीचर ने प्रोजेक्ट को असेस किया जिसे मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया था। ठीक है, एक ऐसे ही मैंने क्लास में करवाया था, इसे सिमिलर है। व्हेन वी अराइव्ड एट द कोचिंग द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो जब हम कोचिंग आए क्लास पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो चीज पहले हो गई है ना उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। और टीचर ने क्या किया, बाद में असेस्ट किया है, तो असेस बाद में किया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बाद में हुआ है ना उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टीचर असेस द प्रोजेक्ट विच आई हैड प्रिपेयर्ड। समझा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एकदम इजी है ना, इस बार इंग्लिश का पेपर अच्छा ही आया था। वैसे देखेंगे, पोजेसन, पोजेसन प्रोनाउंसिएशन तो सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है भाई, क्या हो जाएगा, पोजेशन, पोजेसन, है ना, POSSESSI, है ना, ON, पोजेशन। एकोमोडेटन हो गया है, एकोमोडेटन नहीं होगा, एकोमोडेशन, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ये तो बहुत इजी था, आप सभी ने बनाया होगा। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। ये इडियम्स दिए हुए हैं आपको, है ना, रोहन इज अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, और दूसरा दिया है माई फ्रेंड इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, है ना, ये दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दिया है आपको रोहन इज अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एंड जस्ट लाइक हिज फादर, माई फ्रेंड इज फेयर वेदर फ्रेंड, ही ओनली कॉल्स मी व्हेन ही नीड्स समथिंग। अच्छा, ये आंसर दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि क्लिप ऑफ, पहली बात तो ना क्लिप ऑफ
ओल्ड ब्लॉक, है ना। क्लिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन, है ना, जो अपने पूर्वज से असेंबल करता हो कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने जो फादर से, मदर से या पेरेंट से क्या करता हो, रिसेंबल करता हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लगभग सेम टाइप के हो। तो रोहन ऐसा लड़का है जो अपने पेरेंट्स से क्या करता है, रिजेंबल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसके लिए एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। आप दूसरा सेंटेंस बनाए होंगे, वो भी सही होगा, लेकिन हम एक सेंटेंस, एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, है ना। अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब ऐसा पर्सन जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, पूर्वजों से। माई सन इज अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मेरा बेटा जो है क्या है, अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, जो कि, है ना, उसने क्या किया, इनहेरिट किया है माई लव फॉर म्यूजिक। उसके में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो आए हैं, उसके में इनहेरिट हुआ है मेरा कैरेक्टर, कौन सा, लव फॉर म्यूजिक, है ना। जो उसके पेरेंट्स के में, उसके पिता के में, है ना, म्यूजिक के प्रति जो प्रेम था वही चीज़ इनहेरिट हुआ है उसके बच्चे के में। तो क्या है, क्लिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक है। नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है भाई मतलबी, है ना, मतलबी दोस्त। ऐसा दोस्त, है ना, जो क्या करे, सही समय में तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, ट्रबल में आपको साथ छोड़ दे, गुड टाइम पे आपका साथ दे, है ना। जब उसको खुद को कुछ चीज़ की नीड हो, है ना, कुछ चीज़ चाहिए होता है, तब आपको वो कॉल करे, तब आपको वो पूछे, ऐसे लोगों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, माई फ्रेंड इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ही ओनली कॉल्स मी व्हेन ही नीड्स समथिंग। जब उसे कुछ चाहिए होता है तभी वो मुझे कॉल करता है भाई, फेयर वेदर फ्रेंड है ये, ठीक है। ये हो गए आपके इडियम्स। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एकदम इजी, है ना, एकदम क्लास 6-7 वाला आया था ये क्वेश्चन। देखेंगे इसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पे लिखा गया है सिनोनिम लिखना है डॉर्मेंट का और एक्सेप्शनल का। डॉर्मेंट बोलते हैं सिड डॉर्मेंसी, सुप्तावस्था, निष्क्रिय, है ना। कोई सुप्तावस्था में है, निष्क्रिय है, तो क्या है वो, इनएक्टिव कह सकते हैं उसे हम, इनएक्टिव, निष्क्रिय, डॉर्मेंट, सुप्तावस्था में है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एक्सेप्शनल, जो अलग से होता है। हम पढ़ते हैं ना बुक्स में, नोट्स में, एक्सेप्शन है, ये वाला सेक्शन एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है भाई कोई अलग से हो, विशेष हो, है ना। उसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, जो डिफरेंट हो दूसरों से, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल का हम यहाँ पर ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग। आप दूसरे मीनिंग भी लिखे होंगे, दूसरे वर्ड भी लिखे होंगे तो भी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे मिलते जुलते आपने लिखा होगा होप, है ना। नेक्स्ट है रिपेल। रिपेल का मतलब भी होता है भाई विकर्षण, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, रिपल्शन, रिपेल, विकर्षण, प्रतिकर्षण, यही तो है रिपेल। उसका हो जाएगा अट्रैक्ट। रिपेल का अपोजिट, अपोजिट बोला है ना, एंटोनिम बोला गया है ना। ये सिनोनिम था, ये एंटोनिम है। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, रिपेल। रिपेल का हो जाएगा आपका अट्रैक्ट। नेक्स्ट पूछा गया है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट होना मतलब भाई किसी चीज़ के लिए निषेध होना, है ना, मनाही होना, मना करना, निषेध। अब निषेध के लिए हम क्या करते हैं, अलाउ कह सकते हैं, परमिट कह सकते हैं, है ना। वो हो जाएगा आपका एंटोनिम आपका प्रोहिबिट का, परमिट। क्लियर। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है, एकदम इजी आया था ये भी, है ना। इस बार जो इंग्लिश पेपर है वो काफी ज्यादा इजी था। पूछा जा रहा है यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, है ना, डैश यूरोपियन। अब जो यूरोपियन है ना, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि वो यूरोपियन कौन है। जब अनसर्टेनिटी हो, है ना, अनिश्चितता हो, तब हम आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं, है ना। जब इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों को पता है ना। एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है भाई डेफिनेट। जब इनडेफिनेट की बात करें ए या फिर एन आता है, और डेफिनेट की बात करें तो द आता है ना। जब स्पेसिफिक हो जाए तब द आता है। बोला जा रहा है किसी यूरोपियन ने मेरे ऑफिस में कल कॉल किया था। अब किसी या कोई के लिए हम यहाँ पे या तो ए यूज कर सकते हैं या तो एन यूज कर सकते हैं। भाई क्या यूज होगा आप लोग बताइए, मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। और क्यों ए आएगा, क्योंकि देखो जब भी आप आर्टिकल पुट करते हो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हिंदी के, है ना, हिंदी के वॉवेल से यदि स्टार्ट हो रहा है तब क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। और हिंदी के, है ना, यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तब आप आर्टिकल वहाँ पे अ यूज करोगे। तो अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता, है ना, कोई, एनी, समवन, इन सभी के लिए हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं जब अनिश्चितता हो। क्या हो जाएगा, यस्टरडे अ यूरोपियन। देखो तो यूरोपियन क्या होता है, अ यूरोपियन,
यूरोपियन, य से स्टार्ट हो रहा है, अ आ जाएगा भाई, ना कि एन। पूछा जा रहा है ही लुक्स एज स्टूपिड एज, है ना, वो कैसे दिख रहा है भाई, कैसे दिख रहा है, एक आउल के जैसे। अब एक आउल के जैसे दिख रहा है तो आउल देखो, लिख करके देख लो, आउल, है ना, हिंदी के अ से स्टार्ट हो रहा है, और यदि अ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड है तो क्या हो जाएगा, एन, एन आउल हो जाएगा। इतना इजी था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको पुट करना है। अच्छा ये जो है ना, देखो यहाँ पे ना आंसर पहले से दे दिया गया है, यहाँ पे इट आएगा। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, क्वेश्चन था इज डाउटफुल, यहाँ पे ब्लैंक था, बोला गया था इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, वह आएगा कि नहीं, वो डाउटफुल है। अब डाउटफुल है यहाँ पे जब हम बात करें किसकी, अनिश्चितता की बात करें, अनिश्चितता की, अनसर्टेनिटी की, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है इट। इट का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, किसी एनिमल के साथ, है ना, किसी वेदर के लिए, रेन वगैरह हो गया, है ना, रेन हो गया, फॉग हो गया, इन सभी के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। और आपके एनिमल के लिए, इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चे के लिए जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, नॉन लिविंग के लिए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए, इन सभी के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर डाउटफुल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही तो है ना, इट इज़ डाउटफुल, अनसर्टिनिटी को भी शो कर रही है, इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, है ना, यह डाउटफुल है कि वह आएगा कि नहीं। आइदर द मैनेजर और हीज असिस्टेंट फेल्ड इन, क्या होगा, देयर ड्यूटी होगा, हीज ड्यूटी नहीं, आइदर द मैनेजर, या तो उसका मैनेजर या तो उसके असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स एस लगा हुआ है, मोर देन वन है, और मोर देन वन है मतलब प्लूरल है, और प्लूरल आ गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देयर आ जाएगा भाई, देयर, है ना, ड्यूटी, या तो मैनेजर या तो उसके असिस्टेंट्स, है ना, उसमें फेल हुए अपने ड्यूटी में, हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, सिंपल सा है। नेक्स्ट, fill in the blanks using the most appropriate relative pronoun in the following sentence। relative pronoun क्या होता है, कौन कौन सा होता है relative pronoun, आप लोगों को पता है क्या, देखो relative pronoun मैं बता दूं आपको क्या क्या होता है, who, whom, whose, है ना, which, that, ये सभी आपके relative pronoun के टाइप्स हैं, ठीक है। विच जो है किसी नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, दैट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, हुज जो है यहाँ पे लिविंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर डैश आई एवर हर्ड। अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्लास में ही करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो हो जाएगा भाई दैट। दैट जो मैंने पहले ही बताया आपको, पर्सन के लिए भी यूज़ होता है और आपके नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है ना। ही वॉज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर, है ना, आई एवर हर्ड, जिसे मैंने अभी तक सुना था उसमें से वो सबसे मोस्ट मतलब सबसे एलिक्वेंट स्पीकर, सुवक्ता था भाई, इसके लिए यूज हो जाएगा दैट। और दैट का यूज होता है आपके लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। तो नॉन लिविंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ही वॉज द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड, जिन्हें मैंने अभी तक सुना है। अ ट्राइंगल, अच्छा हुज ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिविंग के लिए लगेगा, लेकिन कुछ जगह पे आप नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आ सकता है अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स, जिसका, है ना, हुज मतलब भाई जिसका, हु मतलब जो, ठीक है, जो, जिसका, जिसने, इस टाइप के आते हैं इसमें। ट्राइंगल जिसका 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्विलेटरल हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। यही क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका आ जाएगा, हुज आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद फर्दर और फादर। अच्छा ये जो है ना, फार का ही, है ना, फार का ही फॉर्म है ना, फार मतलब दूर, डिस्टेंस के लिए यूज होता है फार, ठीक है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, फादर और फर्दर दोनों। एक होता है भाई फादर, फादर मतलब होता है आपका टाइम, डिस्टेंस के लिए, है ना, फादर का यूज हम किसके लिए करते हैं, डिस्टेंस के लिए। और फर्दर का यूज हम करते हैं अगले के लिए, नेक्स्ट के लिए, अन्य के लिए, अन्य, नेक्स्ट, अगला, इस टाइप का, है ना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्दर का यूज करते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है फार का ही।
एक बनेगा उसका फर्दर और एक बनता है फादर, एक बनता है फादर और एक बनता है फर्दर। फर्दर होता है अन्य या फिर नेक्स्ट या फिर अगले के लिए, और डिस्टेंस के लिए यूज होता है फादर, डिस्टेंस है ना, दूरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नो डैश रीजंस वर गिवन। तो भाई डिस्टेंस की तो बात की नहीं जा रही है, कंडीशन की बात की जा रही है। क्या हो जाएगा, नो फर्दर रीजंस वर गिवन, और कोई अन्य कारण नहीं दिए गए, अगले कारण नहीं दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा ये, देखिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द नियरेस्ट और नेक्स्ट, है ना, नियरेस्ट मतलब पास और नेक्स्ट मतलब अगला। ठीक है, बोला जा रहा है द बर्गलर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट में क्यों लेके जाओगे, अगले पुलिस स्टेशन में क्यों लेके जाओगे, पास में लेके जाओगे ना, क्या हो जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोला जा रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, इंसर्टिंग द गिवन एडवर्ब। भाई 5 टाइप के एडवर्ब रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, इसका ट्रिक है DMPFT, ये भी क्लास में किया जा चुका है, कराया जा चुका है ना, DMPFT, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना, मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है आपका, है ना, एक होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक होता है फ्रीक्वेंसी, और एक होता है आपका टाइम, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसका आंसर देता है कि कोई, देखो एडवर्ब होता क्या है, कभी भी वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को ही हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब करेगा कि कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हुआ है, तो उसकी डिग्री कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, हाउ मच की बात आ जाए वहाँ पे डिग्री आ जाता है। ठीक है, मैनर, हाउ कैसे हुआ है कोई काम, हाउ की बात आ जाए, कोई काम हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, वो कहलाता है भाई एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम हुआ है, कहाँ हुआ है। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन भी कहते हैं इसे, कितनी बार हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हाउ मैनी टाइम्स, है ना। और एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम हुआ है, कब हुआ है, उसका बात बता दे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। और इसका सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहता है, एडवर्ब का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हमेशा इसी सीक्वेंस में रखना, DMPFT, कभी भी देखना। पूछा जा रहा है शी सेल्डम गोज टू द सिनेमा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ है सी गोज टू द सिनेमा, सेल्डम को ऐड करना था। देखो प्लेस कहाँ पे है, सिनेमा, प्लेस यहाँ पे आ गया, मतलब टाइम नहीं दिया यहाँ पे। शी सेल्डम, है ना, वो सेल्डम की बात की जा रही है, वह कभी कभी ही सिनेमा जाती है। सेल्डम फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, कब जाती है वो सिनेमा, कभी कभी जाती है, कब जाती है, कभी कभी जाती है ना। तो फ्रिक्वेंसी बताया जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी पहले आ जाएगा, प्लेस बाद में आ जाएगा। शी सेल्डम गोज टू द सिनेमा, वह कभी कभी सिनेमा जाती है, सिंपल। आई यूजुअली, यहाँ पे बोला गया आई हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9:30, यूजुअली को ऐड करना था। अब यूजुअली को भी वही सीक्वेंस में ऐड करना है। यूजुअली भी क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। यूजुअली क्या है, फ्रिक्वेंसी ही है ना। आई यूजुअली हैव टू रीच द ऑफिस, ऑफिस प्लेस है, ठीक है, प्लेस उसके बाद आ जाएगा। बोला जा रहा है 9:30, है ना, अरे ये प्रॉब्लम बाय मिस्टेक ऐड हो गया है, देखेंगे 9:30 टाइम दिया हुआ है, 9:30 आपका आ जाएगा लास्ट में टाइम। कभी भी एडवर्ब का क्वेश्चन आए DMPFT से ही सॉल्व कीजिए, एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज करके। देखो मॉडल से क्वेश्चन लगता जरूर है कि हार्ड आएगा, लेकिन आता इजी। पहला पूछा जा रहा है आई डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, इट वाज टू डिफिकल्ट। वॉज आ गया मतलब पास्ट का है, वॉज आ गया भाई, मतलब ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है। इट वॉज टू डिफिकल्ट बोला जा रहा है। आई डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम मतलब ये क्या है, एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी है। कभी भी हम बात करें किसकी, किसी भी एबिलिटी, कैपेसिटी, है ना, क्षमता है, पावर है, शक्ति है, इन सभी के लिए हम कैन यूज करते हैं। अब कैन का जब हम पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आई डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, आई कुड, है ना, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट था भाई, प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट था। क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट
कैन का पास्ट होता है कुड, और वॉज टू डिफिकल्ट, वॉज है इसलिए पास्ट में आ जाएगा कुड, और डिफिकल्ट था इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। आई कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट वॉज टू डिफिकल्ट, ईजी था। नेक्स्ट, इट डैश रेन टुमारो, है ना। अब भाई रिमोट पॉसिबिलिटी बोल दिया गया है, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना, कम संभावना की बात की जा रही है। ये एकदम ये सेंटेंस ना मैं आपको बता दूं, एक बिग बुक है, अच्छी बुक है, वीके सिन्हा, उनके बुक में ये सेम सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है इट माइट, है ना, लिखा गया है इट माइट करके रेन टुमारो, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। देखो इट माइट रेन टुमारो, जब भी संभावना की बात आ जाए, पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, हम दो चीज़ों को ही लेते हैं, एक रहता है मे और एक होता है माइट आपका। जब भी ज़्यादा संभावना हो तो मे का यूज़ करेंगे और कम संभावना हो तो माइट का यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट सेंटेंस है उसमें, इट माइट रेन टुमारो, कल जो है बारिश हो सकती है, संभावना है, लेकिन संभावना कैसी है, कम है, इसलिए हमने माइट यूज़ किया है, ना कि मे यूज़ किया है। माइट आ जाएगा भाई इसमें आंसर। अब देखो ये जो पैसेज है, ये पैसेज आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैं इस पैसेज को रीड करने के बजाय डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे आना चाहूँगी। इस पैसेज में दिया कुछ नहीं है, बोला गया है कि एग्रीकल्चर जो है नाउअडेज जो है, एग्रीकल्चर को आप कैसे एनहांस कर सकते हो, प्रोडक्शन को कैसे एनहांस कर सकते हो, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, फर्टिलाइज़र का यूज़, मैकेनाइजेशंस, है ना, आपके सॉइल डिप्लीशन, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आपने पहले इस पैसेज को रीड किया हुआ है, इसलिए मैं समय न गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आती हूँ। इस पैसेज में ही आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, और अच्छी बात तब होगी जब आपने खुद से कुछ नए वर्ड्स उसमें ऐड किए होंगे। देखो पैसेज के क्वेश्चन आंसर ना ऐसे होते हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता सकते, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता सकते। सभी का अपना इंटेलेक्चुअल लेवल रहता है, सभी अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग आंसर दिए होंगे, एम आई राइट। तो हम एक बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के आंसर मिल सकते हैं, है ना, इस टाइप के आंसर हो सकते हैं, बस वही आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। देख लीजिए आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट बोला गया है, हाउ हैज़ एग्रीकल्चर चेंज्ड लास्ट फ्यू डिकेड्स। एग्रीकल्चर हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब होता है भी प्रभावशाली तरीके से, है ना, प्रभावशाली तरीके से कुछ सालों में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में चेंज आ रहा है। और क्यों आ रहा है वो चेंज, फ्यू डिकेड्स, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। कितनी सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई है ना, बहुत सारे मशीन्स हम यूज़ करते हैं, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, ये सारे मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स की जगह पे, ठीक है, ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसकी जगह पे हमने टेक्नोलॉजी ले आया है, मैकेनाइजेशन आ गई है, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण आ गई है भाई, ठीक है। आ गया है आपका एनहांस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना, वो सारी क्या कर रही है, यील्ड है, फाइबर है, इन सब के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है भाई, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है आपके खेतों के। यही सारी चेंज आए हैं फ्यू डिकेड्स में। 2 से 3 लाइन दिया रहता है, इतना शॉर्ट आंसर आई थिंक काफ़ी है। दीज चेंजेस हैव लीड टू इंक्रीज फूड एंड फाइबर प्रोडक्टिविटी। ये सारे चेंजेस क्या कर रहा है, फूड और फाइबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अच्छा, ये जो आपका पैसेज आया है ना, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। आप ये सब चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। और ऐसा ये पैसेज क्यों दिया गया होगा, देखो अभी जो MS स्वामीनाथन वाला जो केस था, है ना, जो उनको अभी पुरस्कार मिला है, उनके मृत्यु के बाद उन्हें पुरस्कार मिला है, भारत रत्न मिला है, उसके कारण हो सकता है ये सारे पैसेज जो है इससे रिलेटेड पैसेज आए हो, ठीक है, कि आपको उसके बारे में नॉलेज है नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से वो रिलेटेड पर्सनैलिटी थे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम इन फार्मिंग। प्रेजेंट डे प्रॉब्लम इन फार्मिंग, भाई प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको पैसेज से देख करके और कुछ अपना दिमाग लगा करके उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको आंसर लिखना था। प्रेजेंट डे प्रॉब्लम तो मेन प्रॉब्लम है, आप जो आपका नेचुरल रिसोर्स है ना, वो ठीक से नहीं है। जैसे लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, सारी चीज़ तो पॉल्यूटेड होते जा रही है ना, वाटर टेबल लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। करंट प्रॉब्लम इन फार्मिंग इंक्लूड सॉइल डिप्लीशन एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। सॉइल का जो, मृदा का जो क्षरण हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो ख़राब हो रहे हैं, गंदगी आ रही है उसमें। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन रूरल कम्युनिटीज़। जो वहाँ पे गांव के लोग हैं, है ना, वो प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ करके अपने खेती को, पारंपरिक
चीज़ों को छोड़ करके, है ना, इकोनॉमिकल सपोर्ट ना मिलने के कारण दूसरी चीज़ें में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी आएंगे इसमें। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन इज हाउ कैन बी अचीव सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है भाई? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि फ्यूचर की जो नीड्स है उसको आप ध्यान में रख के प्रेजेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करना, है ना, प्रेजेंट के रिसोर्सेज को प्रेजेंट में भी यूज़ करना और फ्यूचर के लिए भी उसे मैनेज करके रखना, वही कहलाता है आपका सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टाइम तक सतत जो है उन चीज़ों को रखना, विकास करते हुए रखना, वही कहलाता है आपका सस्टेनेबिलिटी। आप उसे कैसे रखोगे भाई, मैनेज कैसे करोगे, है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में उसे मैनेज कैसे करके रखोगे, ये पूछा जा रहा है। टू अचीव सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर वी मस्ट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट स्टीवर्डशिप ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टीवर्डशिप मतलब होता है भाई मैनेजमेंट, दोनों का आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का। ठीक है जी, बोला जा रहा है दोनों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। स्टीवर्डशिप मतलब मैनेजमेंट करके रखना उन दोनों चीज़ों को। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, एड्रेसिंग द नीड ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ जो रूरल कम्युनिटीज़ है ना, जब तक उनके नीड को आप ध्यान में नहीं रखोगे, जैसे अभी हसदेव वाला हो गया, अभी तेलंगाना में हुआ था, जंगल कट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यदि कंटिन्यू चलते जाएंगी तो रूरल कम्युनिटीज़ कैसे डेवलप करेंगी, वो कैसे खेती में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगी, उनका तो आप साधन ही छीन ले रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक कंडीशन है, सामाजिक कंडीशन है, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तभी रूरल कम्युनिटीज़ खेती में इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं तो वो भी उन चीज़ों को छोड़ करके दूसरे चीज़ों में अपने आप को लगा लेंगे, दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेनिंग ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, है ना। जब नेचुरल रिसोर्स को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है ना, तो उसमें आ जाएगा आपका लैंड और वाटर। जब तक उर्वरता नहीं रहेगी, फर्टिलिटी नहीं रहेगी सॉइल की, ठीक से प्रोडक्शन कहाँ होगा। ठीक है, वैसे ही हम बात करें वाटर रिसोर्स की, तो वाटर भी क्या हो रहा है, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल जो है उसका लो हो रहा है, वाटर टेबल लो हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी जो है मेंटेन रहेगा, सस्टेनेबिलिटी जो है रहेगी। नेक्स्ट इज हाउ कैन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज बी प्रोटेक्टेड इन लॉन्ग रन। ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज को आप लंबे समय तक कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, ये पूछा जा रहा है, और पैसेज के अकॉर्डिंग हमको देखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी प्रोटेक्टेड इन द लॉन्ग रन बाय कंसिडरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ लेबर्स एंड कस्टमर्स हेल्थ। जब तक आप लेबर और कस्टमर, उपभोक्ता और जो काम करने वाले हैं, दोनों के हेल्थ को ध्यान में रख करके, है ना, आप चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करोगे, तब तक ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। जैसे माइनिंग वाले एरिया हो गए, है ना, जो खदानों में जो काम होते हैं, फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर होते हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब तक उनके लिविंग ऑफ लाइफ जो रहन सहन है ना, उनका जो खान पान है उस पर ध्यान नहीं दोगे, उनके हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक वो कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, वही चीज़ें लिखनी थी बस। नेक्स्ट बोला जाता है व्हाट मीनिंग कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द वर्ड स्टीवर्डशिप। देखो वही क्वेश्चन पूछा गया है, स्टीवर्डशिप मैनेजमेंट एज यूज्ड बाय दिस ऑथर इन दिस पैसेज, है ना, ऑथर के अकॉर्डिंग इस पैसेज में स्टीवर्डशिप का मीनिंग आप क्या निकालोगे। द वर्ड स्टीवर्डशिप इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य में स्टीवर्डशिप का मतलब है टू रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। बस वही बोला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, दैट मीन्स आप प्रेजेंट के जो नीड है ना, उसको भी फुलफिल करो, और साथ में फ्यूचर की जो नीड है उसको भी क्या करना है, ध्यान में रखते हुए, है ना, फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, यही तो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जब तक उसका केयर नहीं करोगे, केयर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज का भी हमको ध्यान रखना है ना, और वर्तमान के ज़रूरतों को भी हमको क्या करना है, मैनेज करके चलना है, उसकी भी उपयोगिता मैनेजेबल होनी चाहिए, है ना, मैनेज करके चलना है, यही कहलाता है आपका स्टीवर्डशिप। नेक्स्ट है गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू दिस पैसेज। इस पैसेज के लिए यदि अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे। सभी का टाइटल डिफरेंट होगा, मैं पहले भी बता दूं, इसके जितने भी आंसर हैं
वो हमारे अकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से जो आंसर लिखे हैं वो भी सही होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, है ना। तो यहाँ देखेंगे बोला जा रहा है अप्रोप्रिएट यदि आपको पैसेज का टाइटल देना हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं देती सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, कि एग्रीकल्चर में हम कैसे कर सकें, सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैनेज कर सके, बनाए रखें, और साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है एग्रीकल्चर में, है ना, और उनके सॉल्यूशन को हम कैसे देख रहे हैं। वही है इस पैसेज का सारांश, टाइटल, बस। यस, एक और पैसेज दिया गया था प्रेसाइज राइटिंग के लिए। आपको करना क्या था, उस पैसेज को देखना था, पढ़ना था, रीड करना था, उसको 1/3 फॉर्म में आपको उसको प्रेसाइज करके लिखना था भाई। और ये पैसेज जो है वो मैं रीड नहीं करने वाली हूँ, मैं बस बता देती हूँ ओवरऑल इसमें कहना क्या चाह रहा है ना। देयर आर सो मैनी स्पोर्ट्स, है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स अब आजकल आ गए हैं जो एकदम थ्रिल से, एडवेंचर से भरे हुए रहते हैं, जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिसके टुवर्ड्स लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं, लोग उसे एकदम कूल समझते हैं, है ना, फोटोग्राफ्स लेते हैं। इन सब चक्करों में ये इतने ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है। हर साल लगभग 15 लोगों की जान जाती है ना, एवरी ईयर ड्यू टू जंपिंग, है ना। बेस जंपिंग भी इसमें से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ लोग पैराशूट वाला ग्लाइडिंग कर रहे हैं, पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है भाई। अब देखो इसका प्रिसाइज राइटिंग यदि हम बनाना चाहें तो आपने सभी ने अपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से अपना अपना बनाया हुआ होगा। यहाँ पर मैं कुछ एक आइडिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाली, उसे देख लीजिए। ये प्रेसिस राइटिंग एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने लिखा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना। आपने डिफरेंट भी लिखा होगा तो भी सही होगा, वेल एंड गुड, है ना। आपको क्या करना था, 1/3 जो है ना, पूरे पैसेज का 1/3 कुछ पैसेज से लेकर के और कुछ अपने यहाँ पे राय लिखते बनाते हुए इसको नोट डाउन करना था भाई। देखो जो पैसेज मैंने पहले ही बता दिया, उसको रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, रीड पहले भी आपने कर चुका है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है। डायरेक्ट आते हैं प्रेसाइज हमें कैसे करना है इसे, है ना। ये जो डेंजरस स्पोर्ट्स हैं, डेंजरस स्पोर्ट्स ऑफन पार्टिसिपेटेड फॉर थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है, फिर भी अपने डोपामाइन के लिए, एडवेंचर के लिए, है ना, कूल बनाने के लिए इन सभी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क डिस्पाइट द फैटल कॉन्सिक्वेंसेज मैनी कंटिन्यू टू एंगेज इन दिस एक्टिविटीज़, है ना। बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, उसके बावजूद लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई। बोला जा रहा है बेस जंपिंग ऑफ इंटेंस हैज़ क्लेम्ड अराउंड 150, नहीं है ये 15 है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं ये प्रिंट मिस्टेक था। 15 लाइफ्स एनुअली, लगभग 15 जान जो है बेस जंपिंग से हर साल जाते हैं, फिर भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सोचिए। द लैक ऑफ रेगुलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स, ना, सेफ्टी मेजर्स जो है सही नहीं है ना, उस पर कंट्रोल सही नहीं है, इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है सेफ्टी का। इस कारण से क्या होता है, ये स्पोर्ट्स जो है और पहले और जोखिम भरा, पेरियोलस, है ना, और जोखिम भरा हो जाता है। इट इज़ इसेंशियल टू एक्नॉलेज, ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए एक्नॉलेज लिया जाए, इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि द रिस्क ऑफ इन्वॉल्व एंड कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्सट्रीम एक्टिविटीज़। इन सारे जोखिम भरे एक्टिविटीज़ में जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें एक्नॉलेज रखना चाहिए। ये एक्चुअल में कई जगह पे इलीगल भी है, फिर भी इन चीज़ों में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे क्लिफ्ट से, बिल्डिंग से, है ना, जंपिंग कर रहे हैं, बेस जंपिंग कर रहे हैं, पैराशूट से जब जंपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए। बट इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रतिबंध तो लगाना ज़रूरी है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए। 15 लोगों की जान हर साल सिर्फ इसी में जाना, थ्रिल में जाना, मामूली बात नहीं है। अच्छा, एक और पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि इसका शीर्षक आप क्या दोगे, है ना, इसका जो टाइटल है वो क्या दोगे इसमें। देखिए आपने तो अपना आंसर लिखा ही होगा, है ना, अपने अपना जो है टाइटल दिया ही होगा, और मेरे अकॉर्डिंग यदि इसका टाइटल होना चाहिए, ये हो जाएगा द अल्यूर एंड डेंजर ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। मतलब लोग जो हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स के साइड क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रलोभित हो रहे हैं, बिना इसके जोखिम को ध्यान में रखे हुए। द अल्यूर and danger of extreme sports।
ओके, होप आप सभी के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहा होगा। आप अपना आंसर भी जो बनाए हैं उसको भी एनालाइज कीजिए, है ना, और ये आंसर भी देख लीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आंसर एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें फेरबदल हो सकते हैं, आयोग अपने हिसाब से आंसर ले सकता है, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से जो आंसर लिए हैं वो भी सही हो सकता है। सिर्फ ये एक गाइडलाइन बोल सकते हैं, या एक बोल सकते हैं एक प्रकार से कि उदाहरण है, और कुछ नहीं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।